नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आप रात को अकेले नहीं रह पाएंगे। कभी आपने सोचा है कि अगर आपकी सबसे बड़ी चिंता आपकी परछाई बन जाए तो क्या होगा? क्या होगा अगर वो परछाई आपके सबसे गहरे डर को जानती हो? आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी भूतिया कहानी जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। तो अगर आप डर के शौकीन हैं तो अपनी बत्तियां बंद कर लीजिए और हमारे साथ इस खौफनाक यात्रा पर चलिए। मेरा नाम गुलशन है। मैं आज आपको मेरे साथ घटी एक सच्ची डरावनी घटना के बारे में बताने वाला हूं, जो मेरे साथ आज से 14 साल पहले घटी थी। मैं उस वक्त अलास्का के एक छोटे से गांव में रहता था। मेरा गांव किसी जन्नत से कम नहीं था। घर से बाहर निकलकर आंखें खोलो तो मेरे गांव की ऊंची ऊंची बर्फीली पहाड़ियां देखने को मिलती थीं। चारों तरफ हरे हरे मैदान थे। बीच में बहती नदी, नीला आसमान था। वह सब किसी खूबसूरत पेंटिंग के समान दिखाई देता था। लेकिन इन खूबसूरत वादियों के अलावा वहां उस जगह में कई डरावनी चीजें भी थीं, जिसके बारे में ज्यादा लोगों को मालूम नहीं था, या शायद वह उसके बारे में बात नहीं करना चाहते थे। उस वक्त मैं 8 साल का था और मेरे पिता एक ट्रक ड्राइवर थे, इसलिए वह लंबे समय तक घर से दूर ही रहा करते थे। कभी कभी तो वह हफ्तों तक घर नहीं आते थे और मेरी मम एक हॉस्पिटल में नर्स थी। कभी कभी उन्हें लेट नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ती थी और मुझे घर पर अकेला रहना पड़ता था। मुझे अकेले रहने की आदत भी पड़ चुकी थी। मुझे अकेलेपन में मजा आता था। वैसे भी हमारे गांव में ज्यादा लोग नहीं थे। वह एक छोटा सा ही गांव था। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहां भी ज्यादा बच्चे नहीं थे, और जो थोड़े बहुत थे उनसे मेरी अभी तक अच्छी दोस्ती नहीं हुई थी, क्योंकि हमें उस गांव में शिफ्ट हुए अभी कुछ ही हफ्ते हुए थे। वह गांव, वहां के लोग और वह स्कूल मेरे लिए नया ही था, इसलिए मुझे उनसे घुलने मिलने में काफी समय लग गया था। जब कभी मेरे माँ पिता की छुट्टी होती तो वह मुझे घुमाने लेकर जाते थे और हम लॉन्ग ट्रिप पर निकल जाते या फिर जंगल में कैंपिंग वगैरह कर लेते थे। ऐसे ही एक शाम हम देनाली नेशनल पार्क गए। वह एक विशाल फॉरेस्ट एरिया था। वह जगह हमारे लिए नई नहीं थी, मगर उस जगह में हम कम से कम 2 साल बाद आए थे, और जिस जगह पर हमने पहले कैंपिंग की हुई थी वह जगह अब बिल्कुल बदल चुकी थी। वहां पर लैंडस्लाइड्स की वजह से कई बड़े बड़े पत्थर आ चुके थे। वहां पर एक तालाब हुआ करता था। वह तालाब भी लैंडस्लाइड की वजह से बर्बाद हो चुका था। पहले कभी वह जगह खूबसूरत हुआ करती थी, मगर अब उस जगह में कोई भी खास बात नहीं रही थी। तो हम दूसरी जगह की तलाश करने लगे जहां पर हम कैंपिंग कर सकते थे। कुछ दूर जाकर हमें एक जगह तो मिल गई, लेकिन मुझे वह जगह अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वह जगह एकदम अजीब थी। चारों तरफ घना जंगल था, सामने ढलान थी, पीछे पहाड़ था। एक तरफ एक छोटा सा तालाब था, मगर उसका पानी गंदा और मटमैला सा था। मेरे पिता ने कहा कि जल्दी शाम हो जाएगी और अंधेरा होने लगेगा, और अगर हम ऐसे ही किसी अच्छी जगह की तलाश में घूमते रहे तो मुमकिन है कि हम सिर्फ भटकते रहेंगे। इसलिए आज की शाम यहीं कैंप कर लेते हैं। कल उजाला होते ही दूसरी जगह देख लेंगे। हम वहां उस जंगल में 3 रातों के लिए आए थे। हमारे पास खाने का इंतजाम था, पानी का इंतजाम जंगल से हो जाएगा सोचकर हम आए थे, मगर जंगल का वह तालाब लैंडस्लाइड की वजह से बर्बाद हो चुका था, और जिस तालाब के बगल में उस वक्त हम ठहरे हुए थे उस तालाब का पानी बहुत ही गंदा था। खैर, हमने शाम होने से पहले फटाफट 2 टेंट लगाए। एक डबल पर्सन टेंट था जो माँ पिता के लिए था, और दूसरा मेरा टेंट था जो कि सेपरेट था। उसमें मैं अकेला ठहरने वाला था। कुछ देर में टेंट लगाकर हमने वहीं पर कैंप किया। पिता आसपास जंगल में घूमने लगे। उनके पास एक मैसेट थी जो वह हर कैंपिंग ट्रिप में अपने साथ लेकर आते थे। आत्मरक्षा के लिए और लकड़ियां और झाड़ियां काटने के लिए पिता गए और थोड़ी ही देर में जलाने के लिए कुछ लकड़ियां ले आए। फिर हमने टेंट के आगे बन फायर जलाया और उसके पास बैठकर हम तीनों ने रात का खाना खाया, जो हम साथ ही लेकर आए थे। बस उसे गर्म करने की जरूरत थी, जो माँ ने कर दिया था। उसके बाद मैं अपने टेंट में घुसकर लेट गया। माँ पिता भी अपने टेंट में घुस गए। आधी रात में मेरी नींद खुली, क्योंकि मेरे टेंट के बाहर कुछ हलचल हुई। टेंट के बाहर जल रही आग बुझ चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी सन्नाटे में मुझे धीमे से जिप खुलने की आवाज आई। वह शायद मेरे बगल में
मेरे माँ पिता वाले टेंट की जिप थी। मैंने माँ पिता को आवाज दी, माँ पिता। तभी बाहर से मेरे पिता की आवाज आई, आवाज मत करो। मैं समझ चुका था कि आसपास जरूर कोई खतरा है। तभी मुझे हमारे टेंट से कुछ दूरी पर एक अजीब सी यह कुर्राहट किसी भेड़िए या टाइगर जैसे जानवर की थी। तभी मेरे टेंट की जिप खुली और मैंने देखा मेरी माँ बाहर खड़ी मुझे चुपचाप से बाहर आने का इशारा कर रही थी। बाहर कोई खतरा था और हम उस जगह को छोड़कर जा रहे थे। मैंने माँ से धीमे से पूछा, माँ वह कैसी आवाज थी? माँ बोली, आवाज मत करो। उसके बाद मेरे पिता ने अपनी मैसेट उठाई और हम अपने टेंट और बाकी का सामान छोड़कर वहां से उस जगह से दूर जाने लगे। हम फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। पिता के हाथ में एक टॉर्च थी जिसके कांच में उन्होंने एक कपड़ा लपेटा हुआ था ताकि उसकी तेज रोशनी कम हो सके। उस टॉर्च की रोशनी रास्ता देखने के लिए काफी थी। बस पापा यह नहीं चाहते थे कि किसी और को उस रोशनी से पता चले कि हम कहां पर हैं। मुझे अब तक समझ नहीं आया था कि आखिर हम ऐसे अचानक आधी रात में किस चीज से डरकर वहां से जा रहे थे और आखिर वह आवाज, वो गुर्राहट किसकी थी। अभी हम चलते चलते अपनी कैंप साइट से कुछ ही दूरी पर पहुंचे थे कि हमने एक जोरदार दहाड़ सुनी और उसके बाद हमारा टैंट, हमारा सामान इधर उधर गिरने की आवाज आने लगी। अब मुझे समझ आ गया था कि हम किसी खतरनाक जानवर से दूर भाग रहे हैं, पर वह कौन सा जानवर था मुझे उस वक्त तक मालूम नहीं था। पर मेरे माँ पिता जानते थे क्योंकि उनकी आंखों में डर मुझे साफ दिखाई दे रहा था। वह टाइगर या भेड़िया नहीं हो सकता था क्योंकि माँ पिता की आंखों के डर को देखकर लग रहा था जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। हम जितना हो सके उतनी खामोशी से उस जगह से दूर जा रहे थे। चारों तरफ अंधेरा था, उबड़ खाबड़ रास्ता था, घनी झाड़ियां, ऊंचे पेड़ और पत्थरीला रास्ता। अपने डरे हुए माँ पिता को देखकर मेरा भी दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी चलते चलते मेरे पैरों में एक नुकीला पत्थर चुभा और मैं कराह उठा। मेरी चीख निकल गई। तभी हमारी कैंप साइट से फिर से गुर्राहट सुनाई दी और किसी के भागते कदमों की आवाज हमारी तरफ आने लगी। मेरे पिता ने अपने एक हाथ से मुझे उठाया और दूसरे हाथ में मैं शेटे थामी और उस उबड़ खाबड़ रास्ते में अंधाधुंध भागने लगे। माँ टॉर्च थामे हमारे आगे आगे भाग रही थी और हम माँ के पीछे पीछे। हम भागते भागते उस जंगल में भटक चुके थे। हमें मालूम भी नहीं था कि हम सही रास्ते में हैं या वापस जंगल के अंदर भागे जा रहे हैं, पर जो भी हो हमें उससे दूर भागना था। फिर चाहे हम किसी भी दिशा में भाग रहे हों, उस जानवर के भागते कदमों की आवाज, उससे टकराकर टूटते गिरते पेड़ों की आवाज हम साफ सुन सकते थे। वह हमारे करीब पहुंच रहा था। मेरी माँ आगे आगे भाग रही थी और मेरे पिता उनके पीछे पीछे। मैं पिता की गोद में था। मेरा चेहरा पीछे की ओर था, उसी तरफ जिस तरफ से वह हैवान हमारा पीछा कर रहा था। और तभी मैंने उसे देखा जिससे हम डर कर भाग रहे थे। वह एक बड़ा सा विशाल सा बारहसिंघे जैसा जीव था, मगर वह कोई मामूली बारहसिंघा नहीं था। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। वह चारों पैरों में दौड़ता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। फिर मुझे ऐसा लगा मानो जैसे उसने मुझे देख लिया हो, क्योंकि वह ठीक मेरी आंखों में देख रहा था। मेरे पिता अभी भी मुझे गोद में उठाए भागे जा रहे थे, मगर ना जाने क्यों वह जानवर दौड़ते दौड़ते रुक गया और दो पैरों में खड़ा होकर हमें दूर भागता देखता रहा। तब मैंने उसका पूरा आकार देखा। वह एक मंजिला मकान जितना ऊंचा था। उसकी कमर पतली थी, छाती चौड़ी, हाथ लंबे और पैर पतले और मुड़े हुए थे। उसके सिर पर बड़ी बड़ी सींगें थीं और उसका चेहरा किसी गाय की तरह दिखाई दे रहा था, मगर बिना खाल बिना मांस के। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे के मांस को किसी ने नोच डाला हो। मैंने अपने पिता से कहा, पिता रुकिए, वह अब हमारे पीछे नहीं आ रहा। मगर पिता भागते रहे और बोले, बेटा उसकी आंखों में मत देखना। मैंने कहा, पिता, पर मैंने देख लिया। मेरे पिता भागते भागते धीमे हुए और उन्होंने पलटकर पीछे देखा। अब हमें पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय अंधेरे के। फिर पिता ने मेरी आंखों में देखा और बोले, बेटा क्या उसने तुम्हारी आंखों में देखा था? मैंने कहा, हां, उसने मेरी आंखों में देखा था पिता। और फिर वह एकदम से रुक गया। उसके बाद पिता ने मां के हाथ से टॉर्च ली और उसके सामने का लपेटा हुआ कपड़ा हटा दिया। अब उस टॉर्च से अच्छी खासी रोशनी होने लगी। पिता बोले, अब भागने का कोई फायदा नहीं, हम चाहे कहीं भी भाग जाएं, वह हैवान इसे ढूंढ ही निकालेगा।
मां बोली, पर हमें कोशिश करते रहनी होगी। डेविड, हमें सबसे पहले इस जंगल से बाहर निकलना है। पिता बोले, कोई फायदा नहीं मिशेल, वह इसे ढूंढ ही निकालेगा। वेंडी को ऐसा ही करते हैं, उसने हमारे बेटे को चिन्हित कर लिया है, वह लेने जरूर आएगा। हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए पिता की। वह बात सुनकर मुझे यकीन नहीं हुआ कि पिता ऐसा कह सकते हैं। एक बाप अपने बच्चे को किसी हैवान के आगे कैसे छोड़ सकता है। पर तभी मेरी मां गुस्से से मेरे पिता से बोली, डेविड, तुम कैसे बाप हो? यह हमारा बेटा है, हम इसे यहां नहीं छोड़ सकते। मैं कुछ नहीं जानती, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी, चाहे वो वेंडी को हमारे पीछे आए या हमको मार डाले। मैं अपने बच्चे को यहां नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद मां ने मेरा हाथ थामा और मुझसे बोली, बेटे भागो और जितना तेज हो सके भागो। मगर पिता गुर्रा हुए, मुझसे बोले, नहीं गुलशन, तुम कहीं नहीं जाओगे। क्या तुम यह चाहते हो कि तुम्हारी मां तुम्हारी वजह से मर जाए? अगर नहीं चाहते तो तुम यहीं रुकोगे। पिता की यह बात सुनकर मैंने मां का हाथ छोड़ा और मैं रुक गया। मैंने पिता की तरफ देखा। मेरे पिता अब वह इंसान नहीं रहे थे जिन्हें मैं जानता था, वह अब कोई और ही बन चुके थे। उनकी भवें ऊपर को छड़ी हुई थीं, आंखों में गुस्सा था, चेहरे में नफरत के भाव थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे वह अब कोई और ही इंसान बन चुके थे, या शायद वह पजेस्ट हो चुके हों। मां मेरे नजदीक आई और मेरा हाथ थाम हुए बोली, चलो बेटे, मेरे साथ चलो। मैंने मां का हाथ झटका और कहा, नहीं मां, पिता सही कह रहे हैं। अगर मैं आपके साथ आया तो आपकी जान को खतरा होगा। अगर वेंडिगो ने मुझे ढूंढ निकाला तो वह मेरे साथ वही करेगा जो उसने सोचा है, मगर वह आपको भी मार डालेगा मां। इसलिए मैं यहीं रुकूंगा, आप दोनों यहां से जाइए। मैं जब अपने मां से बात कर रहा था तब मैंने अपने पिता पर गौर किया। मेरे पिता बड़ी ही बारीकी से अपने इधर उधर देख रहे थे, जैसे किसी को ढूंढ रहे हों। फिर वो बोले, मिशेल चलो यहां से, हमें यहां से निकलना होगा। मां आंखों में आंसू लिए पिता की तरफ देखने लगी। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और वह दोनों वहां से चले गए। अब मैं वहां पर एकदम अकेला था। पिता टॉर्च को जलता हुआ जमीन में रखकर चले गए थे। उस टॉर्च की रोशनी के अलावा मेरे चारों तरफ सिर्फ काला घुप अंधेरा था। मैं काफी देर तक वहीं पर खड़ा रहा। मैं जानता था कि वेंडिगो मेरे पास जरूर आएगा, क्योंकि वह ऐसा ही करता है। वह अपने शिकार को चिन्हित करके छोड़ देता है, यानी कि वह अपने शिकार को चुन लेता है और फिर जब चाहे जहां चाहे अपने शिकार का पीछा करके उसे अपने तरीकों से प्रताड़ित करके मार डालता है। यह सब सोचकर मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, मगर मैं खुश था कि मेरी वजह से मेरे मां पिता को कोई आंच नहीं आएगी। मुझे अपने पिता का वह नफरत भरा चेहरा भी याद आ रहा था कि किस तरह वह मुझे यहां इस हैवान का निवाला बनने के लिए छोड़ गए। यह सब सोचकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे मेरी मां का वह रोता हुआ चेहरा भी याद आ रहा था और मेरे दिल से आवाज आ रही थी, काश हम यहां आए ही ना होते। तभी मुझे अपने से कुछ दूरी पर किसी भारी चीज के कूदने की आवाज आई और फिर एक धीमी सी गुर्राहट। मेरे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। मैं अपने चारों तरफ देख रहा था और जानता था कि वह हैवान, वह वेंडिगो उस अंधेरे में कहीं तो खड़ा है और वहां से मुझे ही देख रहा है। डर के मां मेरी आंखों से आंसू और माथे से पसीना बहने लगा। मेरा पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। तभी मुझे उसकी एक गुर्रहट सुनाई दी। वो गुर्रहट मुझे और ज्यादा डराने के लिए थी। शायद उसे मेरे डर की गंध सूंघने में मजा आ रहा था। और फिर वह हैवान मेरी तरफ बढ़ा, क्योंकि उसके धीमे धीमे कदमों की आवाज को मैं सुन सकता था। फिर वो आवाज तेज होने लगी क्योंकि वह मेरी तरफ दौड़कर आ रहा था। और फिर मैंने अपने सामने अंधेरे में दो लाल आंखें चमकती देखी जो मेरी ही तरफ आ रही थीं। और फिर उस अंधेरे में से निकलकर वह हैवान प्रकट हुआ। वह वेंडिगो। उसने दूर से ही दहाड़ हुए मेरी तरफ एक लंबी ऊंची छलांग लगाई। मैं समझ गया था कि मेरा वक्त आ चुका है। मैंने तुरंत अपनी आंख बंद कर ली और इंतजार करने लगा कि अगले ही सेकंड वह मेरे ऊपर गिरेगा। वह दहाड़ता हुआ मेरी तरफ बढ़ा और जैसे ही वह मेरे ऊपर गिरने ही वाला था कि अचानक उसकी दहाड़ एक झटके में बंद हो गई और मुझे मेरे आजू बाजू कुछ भारी भरकम सी चीज गिरती सी महसूस हुई। मैंने डरते डरते आंखें खोलीं तो देखा मेरे सामने उस वेंडिगो का कटा हुआ सिर पड़ा था और मेरे बगल में उसका धड़। मैंने आंखें उठाकर सामने देखा।
सामने हाथ में मैशेस में उस वेंडिगो का खून लगा हुआ था। मैं डर से कांप रहा था और मेरे पिता हाँफ रहे थे। मैं समझ गया था कि मेरे पिता ने उस वेंडिगो के लिए जाल बिछाया था और मुझे बनाया था चारा। तभी मेरी मां दौड़ती हुई मेरे पास आकर मुझसे लिपट गई। मैंने पिता की तरफ देखा। पिता मुस्कुराते हुए बोले, क्यों पिदी, तुझे क्या लगा? मैं तुझे मरने दूंगा। मैं दौड़कर पिता के पास गया और उनसे लिपट गया। वह हैवान मर चुका था और मैं भी आजाद हो चुका था। अब मेरे पीछे कोई वेंडिगो नहीं पड़ेगा। पिता ने उस वेंडिगो को झांसा देने के लिए वह नाटक किया था। वेंडिगोज भी ऐसा ही करते हैं, लोगों को झांसा देकर अपने पास बुलाते हैं। बस पिता ने उनके इसी पतरे का इस्तेमाल किया और उस वेंडिगो को बेवकूफ बना दिया। खैर, जो भी हो, हम उसी रात वहां से वापस आ गए। घर पहुंचकर मैंने सोचा कि आखिर वह वेंडिगो वहां आया कहां से, जबकि उनका वजूद तो सिर्फ किस्से कहानियों में हुआ करता था। और अगर उनका वजूद था भी तो आज से हजारों साल पहले। फिर अभी वह आया कहां से? फिर मुझे ध्यान आया कि जब हम उस जंगल में एंटर हुए थे तब हमें कुछ जगह दिखी थी जहां लैंडस्लाइड हुआ था। शायद वह नॉर्मल लैंडस्लाइड नहीं था, बल्कि वह जमीन खोदकर वहां से बाहर निकला था। पर पिता ने तो एक को मार डाला था। पर क्या हो अगर वहां एक वेंडिगो नहीं कई सारे हो, क्योंकि लैंडस्लाइड सिर्फ एक जगह में नहीं बल्कि उस जंगल में कई जगहों में हुआ था। मेरा नाम सूरज है। जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं वह घटना मेरे साथ आज से 7 साल पहले घटी थी, और जो मेरे साथ हुआ उस पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। पर आप मेरा यकीन मानिए, मेरी राशि में ऐसे इंसिडेंट्स होना आम बात है। मेरे साथ कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती हैं, पर मैं उनके बारे में बात नहीं करता। पर जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वह घटना सबसे अलग और सबसे भयानक है। जिस वक्त की यह कहानी है उस वक्त मेरे ज्यादा दोस्त नहीं हुआ करते थे, और जो थोड़े थे वह भी पीठ पीछे मेरी बुराई किया करते थे। इसी वजह से मैं अकेला रहना पसंद करता था। मुझे नेचर की वीडियोस बनाना बड़ा पसंद था। मैंने कई शॉर्ट मूवीज भी बनाई थीं, मगर मुझे उनसे कुछ खास अच्छा रेस रिपस नहीं मिला। बजाय इसके लोग मेरा और ज्यादा मजाक उड़ाने लगे, इसलिए मैं अपने गांव में किसी से भी बात नहीं करता था। अक्सर मैं अपना कैंपिंग का सामान लेकर अकेले ही जंगलों में निकल जाता था, इस बात की परवाह किए बिना कि जंगल में मुझे जंगली जानवर जैसे बाघ, जंगली सुअर और भालू जैसे खतरों का सामना करना पड़ सकता है। पर मैं इतने सालों से उस गांव में रह रहा था, मैंने कभी कोई जंगली खतरनाक जानवर देखा नहीं था, इसलिए मुझे डर भी नहीं लगता था। ऐसी ही एक सुबह मैंने अपना कैंपिंग का सामान अपनी पीठ में लादा और मैं निकल गया। अपने गांव के पीछे ऊंचे ऊंचे जंगलों में मैंने ठान लिया था कि अब मैं 2-3 दिन के बाद ही घर वापस लौटूंगा। मैंने 2-3 दिनों के लिए मैगी और कुछ सूप के पैकेट्स रख लिए थे। मैं ऊपर पहाड़ी वाले जंगल की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में गांव के कुछ लड़के मुझे मिले और वह मुझ पर तंज कसने लगे, मगर मैंने किसी का जवाब नहीं दिया। मैं बस अपने रास्ते चलता रहा। चलते चलते मैं आबादी वाले इलाके से बहुत दूर घने जंगल में कहीं तो पहुंच गया था। मैं 3-4 पहाड़ों को पार कर चुका था। उस जंगल में एक पैदल कच्चा रास्ता तो था, मगर उस रास्ते में कई सालों से शायद कोई आया नहीं था, क्योंकि वहां सूखी लकड़ियां, पत्ते, झाड़ियां वगैरह उगी पड़ी थीं। मैं उन्हीं के बीच से रास्ता बनाते हुए चलता जा रहा था। साथ ही साथ मैं अपने मोबाइल फोन में वीडियोस भी बनाते हुए जा रहा था। मुझे उम्मीद थी कि यह ट्रिप मेरी जिंदगी का सबसे यादगार ट्रिप साबित होगा, जो कि साबित हुआ भी। खैर, मैं करीब 4 घंटे से चल रहा था, मगर मुझे कैंप लगाने के लिए कोई सटीक जगह नहीं मिली। मैं ऐसी कोई जगह तलाश रहा था जहां पानी का कोई छोटा सा पोखर हो या छोटी सी नदी हो, ताकि मेरे लिए पानी का इंतजाम हो सके। मगर चलते चलते मैं ना जाने कहां पहुंच गया था। वहां से दूर दूर तक सिर्फ जंगल और पहाड़ नजर आ रहे थे। जिस रास्ते में मैं चल रहा था वह भी ना जाने कहां जाता था, क्योंकि दूर दूर तक मुझे सिर्फ पहाड़ और जंगल ही दिखाई दे रहे थे। कुछ देर भटकने के बाद मुझे मेरी उम्मीद से एकदम परे वहां उस जंगल में एक घर दिखाई दिया। पत्थरों का बना हुआ वह 2 मंजिला पुराना सा घर, जिसके आंगन में झाड़ियां उगी हुई थीं। उस मकान को देखकर लग रहा था कि उसमें 2 ही कमरे थे, एक नीचे दूसरा उसके ऊपर, और छत छपटे पत्थरों को बिछाकर बनाई गई थी, जिन्हें हमारी कुमावनी भाषा में पाथर कहा जाता है। वह घर ऐसा लग रहा था जैसे उसका मालिक कई दशकों से वहां वापस नहीं आया हो। उस मकान की दीवारों के रंग,
समय और मौसम की मार खाकर काले पड़ चुके थे। खिड़की दरवाजों को भी बरसात और दीमक ने बर्बाद कर दिया था। मैंने सोचा वहां पर मकान है तो जरूर आसपास कहीं पर पानी का स्रोत जरूर होगा। मैं बहुत थक भी चुका था और आगे जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी। उस मकान को देखकर मेरा मन वहीं रुकने का हो गया। मैंने अपनी पीठ का लदा हुआ बैग उतारकर उस मकान की टूटी हुई बाउंड्री वॉल के ऊपर रखा और पानी ढूंढने के लिए मैं उसके आसपास घूमने लगा। उस मकान से थोड़ा ही दूर जाकर मुझे एक छोटा सा मंदिर जैसा कुछ दिखाई दिया, जिसे देखकर मैं समझ गया था कि वह क्या है। मैं उसके पास गया और मैंने झुककर उसके अंदर झांका। मैंने देखा वह पानी का एक छोटा सा कुआं था, जिसे हमारे पहाड़ों में नौला कहते हैं। उसके 3 तरफ दीवारें और छत बनाई जाती है ताकि पानी साफ और सुरक्षित रहे। मेरे लिए वह जगह एकदम ठीक थी। मैंने वहीं रुकने का मन बना लिया। दोपहर के 2 बज चुके थे। मैं वापस उस पुराने मकान के पास आया और मैंने सबसे पहले उसकी आंगन की झाड़ियां साफ करने के लिए उसमें आग लगा दी। करीब 15 मिनट में उस छोटे से आंगन की सूखी झाड़ियां जल गई। मैंने एक पेड़ की टहनी तोड़कर उसे झाड़ू की तरह इस्तेमाल किया और उस आंगन को साफ करने लगा। जब मैं उस आंगन को साफ कर रहा था, तभी मुझे मेरे पीछे कुछ दूरी से किसी के खांसने की आवाज आई। मैंने पलटकर पीछे देखा, मगर मुझे कोई नहीं दिखा। मैं भी 2 बार खांसा ताकि उस दूसरे बंदे को मालूम चले कि मैं वहां पर हूं, मगर मेरी खांसी के बाद मुझे ना कोई दिखाई दिया ना ही सुनाई दिया। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद जब मुझे कोई नहीं दिखा, तब मुझे मुंह लगा शायद मेरे कान बज रहे थे। मैं वापस आंगन को झाड़ कर साफ करने लगा, लेकिन तभी फिर से मुझे मेरे पीछे से किसी चीज की सरसराहट सुनाई दी। मैंने पीछे देखा, मगर कुछ दिखाई नहीं दिया। दूर दूर तक आम के अमरूद के पेड़ थे, फिर चीड़ का जंगल था, मगर उसके अलावा वहां ना कोई जानवर था ना ही कोई इंसान। मैंने सोचा कि कहीं मैं किसी गांव में तो नहीं आ गया। जैसे से यह घर है वैसे ही शायद और भी घर होंगे, जहां शायद अभी भी लोग रहते होंगे। मैं पूरा आंगन झाड़ चुका था। मैंने सोचा क्यों ना आसपास देख लूं कि कहीं कोई और भी घर या लोग तो नहीं है। आसपास मैंने अपना बैग अपनी पीठ में टांगा और उसी रास्ते में थोड़ा आगे बढ़ा। करीब 10 मिनट तक चलते रहने के बाद मुझे ना कोई घर दिखा और ना ही जानवर ना इंसान। यहां तक कि उस रास्ते में किसी गाय, बैल, भैंस, बकरी का गोबर तक नहीं पड़ा था। उस जंगल में मवेशी तक नहीं चरने आते थे, यानी कि आसपास कोई गांव था ही नहीं। वहां दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल था। मैं वापस उसी पुराने घर के पास आ गया। पहले तो मेरा मन था कि मैं उसके आंगन में टेंट लगाकर कैंपिंग करूं, मगर अब तक मैं इतना थक चुका था कि मेरे अंदर सिर्फ इतनी ही ताकत बची थी कि मैं उस पुराने घर के दरवाजे में लटका हुआ पुराना सा जंग लगा हुआ ताला तोड़ सकूं। जैसा कि मैंने बताया था कि उस पुराने से मकान में 2 कमरे थे, एक नीचे एक ऊपर वाले कमरे तक। बाहर से ही एक सीढ़ी जाती थी, तो मैंने ऊपर वाले कमरे का दरवाजा खोलने का फैसला किया, क्योंकि नीचे वाले कमरे में सांप बिच्छू का ज्यादा खतरा था। मैंने आंगन से एक पत्थर उठाया और सीढ़ी चढ़ता हुआ ऊपर वाले कमरे के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। मैंने दरवाजे पर लटके ताले पर पत्थर से एक वार किया। वो ताला एक ही वार में खुल गया। मैंने ताला निकाल के दरवाजे को धकेला। दरवाजा जाम था, क्योंकि कई सालों से वह बंद पड़ा था। मैंने थोड़ा और जोर दिया और दरवाजा खुल गया। ये सारी चीजें मैं अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर रहा था, ताकि इस पूरे ट्रिप का मैं सकूं। कमरा छोटा था और छत भी काफी नीचे थी। छत से नीचे ढेर सारे मोटे मोटे मकड़ी के जाले लटके हुए थे। दरवाजे के पास ही एक छड़ी गिरी हुई थी। मैंने उसे उठाया और सारे मकड़ी के जालों को उस छड़ी की सहायता से साफ कर दिया। करीब 5 मिनट लगे मुझे उस कमरे को साफ करने में। उसके बाद मैंने फर्श पर स्लीपिंग मैट बिछाया और मैं उसमें लेट गया। फिर मैंने अपने बैग से सिगरेट का पैकेट निकाला और लेटे लेटे ही सिगरेट सुलगाकर उसके कश मारने लगा। कुछ देर बाद लेटे लेटे मेरी आंख लग गई और फिर एक आवाज को सुनकर मेरी आंख खुली। वह आवाज ऐसी थी मानो जैसे किसी ने दरवाजा खोला हो। मैं चौंक कर उठ बैठा। कमरे में घुप अंधेरा था। मैंने लाइटर जलाकर देखा। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। उस घर में बिजली नहीं थी। होती भी तो शायद इतने सालों में कब का कट चुकी होती, मगर मैं अपने साथ बैटरी वाली लाइट लेकर आया था। मैंने वह लाइट जला ली। फिर मैंने उस कमरे की खिड़की खोली और बाहर देखा।
बाहर अंधेरा हो चुका था। आसमान से आती चांद की रोशनी में थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था। खैर, मैंने खिड़की खुली छोड़ दी ताकि वहां से ठंडी हवा अंदर आ सके। उसके बाद मैंने पोर्टेबल गैस स्टोव निकालकर उसमें पकने के लिए मैगी चढ़ा दी। करीब 10 मिनट लगे मैगी को अच्छी तरह से पकने में। बाद मैंने मैगी खाई। जब मैं मैगी खा रहा था तब मुझे बाहर किसी के चलने की आवाज आई। मैं खिड़की के पास गया और बाहर देखा, मगर बाहर आंगन में कोई नहीं था। बस तभी मेरे कमरे के दरवाजे पर जोर की आवाज हुई, मानो जैसे किसी ने दरवाजे पर था मारी हो या फिर कोई भारी चीज फेंक कर मारी हो। मैंने खिड़की से ही उसे आवाज दी, हे कौन है? तो बाहर से आवाज आई। मैं तुरंत खिड़की से पीछे हटा और तब मैंने देखा कि कोई धीरे धीरे से खिड़की के पास आया और अंदर झांकने लगा। मुझे उसका सिर्फ आधा चेहरा दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, बाल सफेद, आंखें लाल और सूखे हुए होठों पर मुस्कान थी। वह खिड़की के बाहर से छुपकर मुझे देख रहा था और अंदर से मुझे उसका आधा डरावना चेहरा दिखाई दे रहा था। वह कोई बुढ़िया लग रही थी। बेहद भयानक उसे देखकर मेरा पूरा शरीर थर-थर कांप रहा था। मेरी अब तक की जिंदगी में मेरे साथ कई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो चुकी थी, मगर इतनी भयानक चीज मेरे साथ पहले कभी नहीं हुई थी। और उस वक्त वह बूढ़ी औरत जो खिड़की के बाहर से छुपकर मुझे देख रही थी, वह जरूर कोई भूत ही हो सकती थी, क्योंकि कोई बूढ़ी औरत किसी मकान की दूसरी मंजिल की खिड़की पर इतने आराम से नहीं लटक सकती थी। वह खिड़की पर खड़ी मुझे देख रही थी और अजीब ढंग से मुस्कुरा रही थी। इस बीच उसने एक बार भी पलकें नहीं झपकी थी। मैं हिम्मत करके खिड़की के पास गया और छत से मैंने खिड़की बंद कर दी। कुछ देर तक सब शांत रहा और फिर अचानक उस घर की छत पर मुझे कोई चलता हुआ सा महसूस हुआ। मेरा एक मन तो हुआ कि मैं उस घर से बाहर निकलकर भाग जाऊं। फिर मैंने सोचा कि कहां तक भागूं। बाहर तो सिर्फ दूर दूर तक जंगल ही था, इसलिए मैं चुपचाप कमरे के कोने में जाकर दुबक गया। कुछ देर तक वह बूढ़ी औरत छत पर चलती रही और फिर वह वहां से सीधा नीचे आंगन में कूदी। मैंने खिड़की की दरारों से बाहर देखा। नीचे आंगन में वह बूढ़ी औरत हवा में कुछ सूंघ रही थी और इधर उधर देख रही थी। और उस वक्त मैंने उसे साफ साफ देखा। उसके पूरे शरीर को आसमान में चांद पूरा खिला हुआ था, जिसकी रोशनी में वह बूढ़ी औरत मुझे अच्छी तरह से नजर आ रही थी। वो बुढ़िया ना इंसानों में थी ना ही जानवरों में। वह इंसानों और जानवरों का एक मिश्रित सी जीव नजर आ रहे थी। उसके हाथ पैर पतले और लंबे थे। शरीर में ना कपड़ा था ना ही मांस। उसका पूरा शरीर हड्डी का ढांचा नजर आ रहा था। वो चारों हाथ पैरों में खड़ी थी। बिल्कुल किसी जानवर की तरह उसकी पीठ मुड़ी हुई थी और सिर बड़ा और सफेद बालों से ढका हुआ था। उसकी नाक लंबी, घुमावदार और नुकीली थी। वह हवा में कुछ तो सूंघ रही थी। तभी उसने उस खिड़की की तरफ देखा जहां से छुपकर मैं उसे देख रहा था। फिर वह अजीब तरह से जोर से हंसी और वहां से दूर भाग गई। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वहीं उसी घर के अंदर रहूं या फिर बाहर निकलकर अपने गांव की तरफ भागूं। बस इसी कशमकश में मैंने फैसला किया कि मैं सुबह होने तक अंदर ही रहूंगा। मैं वहीं खिड़की के पास बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगा, मगर अभी तक रात के 12 ही बजे हुए थे। सुबह होने में पूरे 5 घंटे बाकी थे। उस भयानक बुढ़िया को वहां से गए हुए अभी कुछ ही देर हुई थी कि मुझे जंगल में दूर कहीं से किसी आदमी की चीख सुनाई पड़ी। दर्द भरी चीख। कुछ देर तक वह आदमी दर्द में चीखता रहा और फिर वह चीख बंद हो गई। मैं हैरान था, क्योंकि उस जंगल में मेरे अलावा भी कोई था, कोई मेरे जैसा बदनसीब। अब मेरा डर और बढ़ने लगा। बस तभी मुझे उस घर की छत पर बड़ी जोर की आवाज आई, जैसे कुछ गिरा हो या फिर कोई कूदा हो। और फिर वह चीज लुढ़क हुई, छत से नीचे आने लगी और धड़ाम से आंगन में गिरी। तब मैंने खिड़की की दरारों से बाहर देखा। नीचे आंगन में एक आदमी की लाश गिरी हुई थी, मगर उसका सिर नहीं था। उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं कि तभी उस कमरे के दरवाजे पर कोई चीज बड़ी जोर से आकर टकराई और दरवाजा भड़क से खुल गया और एक गोल सी चीज उछलकर कमरे के अंदर आ गिरी। मैंने रोशनी में उस गोल सी चीज को देखा। वो एक आदमी का कटा हुआ सिर था। डर के मारे मेरी धड़कन 200 की रफ्तार से दौड़ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहां भागूं बाहर। वह अजीब सी डरावनी बुढ़िया थी और अंदर यह कटा हुआ सिर। मैंने झट से उस कटे हुए सिर को उसके बालों से पकड़कर उठाया
और पूरी ताकत से दरवाजे से बाहर फेंक दिया और फिर तुरंत दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि वह बुढ़िया नीचे सीढ़ियों पर ही खड़ी होकर ऊपर दरवाजे की तरफ देख रही थी। मेरे पास भागने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो था वह दरवाजा जिसकी सीढ़ियां नीचे आंगन में ही जाती थीं, और आंगन में वह भयानक बुढ़िया खड़ी थी और उस आदमी की लाश पड़ी थी। पर मुझे यह समझ नहीं आया कि वह भयानक बुढ़िया इस घर के अंदर क्यों नहीं आ रही थी, और घर की हर दीवार, हर कोने को अच्छे से देखा, और तब मुझे उस कमरे के कोने में बना हुआ एक छोटा सा मंदिर दिखा। उस मंदिर में भी धूल मिट्टी मकड़ी के जाले पड़े हुए थे। मैंने उस मंदिर की धूल मिट्टी साफ की और उसमें रखी हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति को हाथ में उठाया और अपने पास रखकर मैं वापस खिड़की के पास आकर चुपचाप बैठ गया। मैंने खिड़की की दरारों से बाहर देखा। नीचे आंगन में वह बुढ़िया उस आदमी की लाश को पैरों के सहारे पकड़कर घसीट रही थी, और फिर एकाएक वो हवा में उछलकर कहीं गायब हो गई। बस उसके कुछ ही सेकंड्स के अंदर छत पर फिर से कोई चीज गिरी, और इस बार छत कमजोर होकर टूटकर गिरने लगी, और उसके बाद फिर से छत पर कुछ गिरा और छत और कमजोर हो गई और टूटकर गिरने लगी, और उसके कुछ सेकंड्स के बाद ही फिर से छत पर कुछ गिरा। इस बार वह भारी चीज छत को तोड़कर घर के अंदर ही आ गिरी। तब मैंने देखा कि वह उसी आदमी की लाश थी जो अभी बाहर आंगन में पड़ी हुई थी, मगर इस बार उसकी लाश की हालत पहले से ज्यादा बुरी थी। उसका पूरा पेट फट चुका था और अंत और बाकी शरीर के दूसरे अंग बाहर की तरफ लटके पड़े थे। उसके शरीर का एक एक अंग बुरी तरह से कट फट चुका था। उसकी लाश को देखकर मुझे उल्टी आने लगी और मैं दरवाजे से बाहर निकल आया। मैं भागते हुए सीढ़ियों से नीचे पहुंचा और मैंने पलटक उस घर की तरफ देखा। उस घर की छत पर वही भयानक बूढ़ी औरत खड़ी थी। अपने अजीब ढंग से आड़े टेढ़े मुड़े हुए शरीर के साथ वह छत पर खड़ी होकर मुझे देखती रही। मैं नीचे खड़ा उसे देखता रहा। फिर मैं उस जगह से नीचे ढलान की तरफ भागने लगा, इस बात की परवाह किए बिना कि मुझे वहां क्या मिलेगा। पर मैं भागता रहा। मुझे मेरे पीछे से किसी और के भी भागते कदमों की आवाज सुनाई पड़ रही थी। मैंने पलटक पीछे देखा, मगर अंधेरे की वजह से मुझे कुछ नहीं दिखा। पर मैं जानता था कि यह वही बुढ़िया है जो मुझ पर हमला करने के लिए मेरे आसपास ही दौड़ रही है और सही मौके का इंतजार कर रही है, मगर वह मेरे करीब नहीं आ पा रही थी, क्योंकि मेरी मुट्ठी में हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति थी। भागते भागते मैं उस जंगल से बाहर निकलकर एक सड़क में जा पहुंचा। यह वही सड़क थी जो मेरे गांव को जाती थी, मगर अभी भी मेरा गांव बहुत दूर था। सड़क में पहुंचकर मैंने पलटकर जंगल की तरफ देखा। मेरे पीछे वह जंगल था, वह घना काला जंगल। मैं जानता था कि उस जंगल में अंधेरे में खड़ी वह मुझे देख रही थी, पर खुशकिस्मती से वह मेरे करीब नहीं आ सकी, क्योंकि मेरी मुट्ठी में हनुमान जी की मूर्ति थी। उस भयानक परिस्थिति से मुझे हनुमान जी ने बचाकर बाहर निकाला, इसलिए मैं दिल से हनुमान जी का धन्यवाद देता हूं। जय हनुमान। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।